हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यह है आपका अपना चैनल जिसका नाम है लर्न विद सौरभ सर, जिसमें हम डेली दोपहर में 2 बजे एक सेशन करते हैं जिसका नाम है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बाय सौरभ सर, जिसमें आपके अपने सौरभ सर आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाले हैं, है ना। इस बैचेस में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिया है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ, है ना। सबसे पहले हमने सेंटेंस और उसके प्रकार यानी सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स हमने पढ़ा था। फिर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट कवर किया था, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो उनकी बेसिक जानकारी होती है, उनको कंप्लीट किया था ताकि आने वाले रूल्स को हम बड़ी आसानी से समझ सकें। इसके बाद हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पढ़ाया ताकि आपको सेंटेंस में किस सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का हमें यूज करना है ना। बेसिक सा इसको, है ना, बेसिक सा आपको इसका भी इंट्रोडक्शन हो जाए। इसके बाद हमने शुरू किया था नाउन, और नाउन के कंप्लीट लेक्चर्स हमने प्लेलिस्ट में डाल भी दिए हैं और लेक्चर्स कंप्लीट हो भी गए हैं। इसके बाद हमने प्रोनाउन शुरू किया था जिसका एक लेक्चर हो गया है, जिसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन आपको पढ़ाया था, है ना। उससे जो एरर्स बनती है, जो कॉन्सेप्ट आते हैं एग्जाम में, वो पढ़ाया था। और आज हम प्रोनाउन का लेक्चर 2 करने वाले हैं, जिसमें हम आगे के प्रोनाउंस को हम कवर करेंगे, है ना। और इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी प्रोनाउन से रिलेटेड भी आपको प्रोनाउन के साथ भी पढ़ाया जाएगा, है ना। सो गाइस, चलिए फिर देखते हैं क्या है आज के सेशन में। उससे पहले क्लासेस के बारे में बता दूं। ये जो क्लास है, ये ग्रामर की क्लास है जो कि मंडे टू फ्राइडे होती है दोपहर 2 बजे, यानी सैटरडे और संडे नहीं होती है। इसके अलावा द हिंदू वोकेबलरी होती है, डेली होती है, संडे भी होती है, सैटरडे भी होती है दोपहर 12 बजे, जिसमें द हिंदू न्यूज़पेपर में आने वाले हम डेली 10 to 20 वर्ड्स हम कवर करते हैं जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस क्लास को भी आप ज़रूर देखें। और अगर आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन चाहिए आपके फ़ोन में, है ना, जैसे ही क्लास स्टार्ट होने वाली होती है तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो। क्लियर है गाइस? सो गाइस, चलिए फिर आज के कॉन्सेप्ट और आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज है 15 अगस्त, है ना, और आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है। तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, है ना, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है सभी ने स्वतंत्रता दिवस बहुत अच्छे से मनाया होगा, और अगर जी सिनेमा में बॉर्डर फिल्म आई होगी तो उसको भी देखा होगा, है ना। बचपन में तो हमने बहुत देखा है भाई। ठीक है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है और इसका यूज कैसे किया जाता है। ठीक है। अगर हम खुद के बारे में बात करते हैं, रिफ्लेक्शन मीन्स होता है आपका प्रतिबिंब। ठीक है, लिख देता हूँ गाइस। तो जब हम खुद के बारे में बात करते हैं, खुद को हम रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्लियर है गाइस? जैसे कि द पुअर मैन पॉइजनड हिमसेल्फ एंड हिज चिल्ड्रन। क्लियर है गाइस? जो पुअर मैन था उसने खुद को भी जहर दे दिया और चिल्ड्रन को भी दे दिया, है ना। आई बात समझ में? तो यहाँ पर जो हिमसेल्फ है वो पुअर मैन को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट करने का काम कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी के जैसे सेम एक और प्रोनाउन दिखता है जिसका नाम है एम्फेसाइज या एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेसाइजिंग या एम्फेटिक प्रोनाउन। उसमें भी हम हिमसेल्फ, हरसेल्फ, अवरसेल्फ, माई सेल्फ, सेल्फ वाले सारे वर्ड हम यूज करते हैं। ठीक है, ये भी बताया था मैंने, सिंगुलर है तो सेल्फ, प्लूरल है तो सेल्फ। पुराने लेक्चर्स आप जरूर देखें। अगर आप डे 1 से, है ना, लेक्चर 1 से अगर आप देखते हैं तो आपको सारी चीजें क्लियर रहेंगी सीक्वेंस में। 20 से देखते हैं तो कुछ ना कुछ चीज आपकी मिस हो जाएगी गाइस। ओके, तो आप सारे लेक्चर्स को देखिए, है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, एम्फेसाइज करने का काम करते हैं। दैट मीन्स हम किसी चीज को जोर डालकर बोलते हैं, है ना। अगर मैं हिम सेल्फ को यहाँ पे ले आता और नाउन के जस्ट बाद लिख देता मैं प्रोनाउन द पुअर मैन हिमसेल्फ पॉइजन हिज फैमिली, ऐसा मैं लिख देता, है ना। फिर वहां पे एंड हिज चिल्ड्रन नहीं लगाना पड़ता, हिज फैमिली पूरा आ जाता। तो ये हो जाता एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि अपने हाथों से, खुद से पुअरमैन ने क्या किया, सबको जहर दे दिया, इसका अर्थ ये हो जाता। और अभी इसका अर्थ क्या है, द पुअर मैन पॉइजनड, यानी कि वर्ब के बाद आया है प्रोनाउन। ठीक है, द पुअर मैन पॉइजनड हिमसेल्फ एंड हिज चिल्ड्रन, यानी कि उसने खुद को भी जहर दे दिया, अपने बच्चों को भी दे दिया। समझ में आया भाई, रिफ्लेक्सिव और
एम्फेटिक में डिफरेंस। ठीक है, अब इससे रिलेटेड रूल्स कैसे आते हैं, है ना। अब ये थोड़ी पूछेगा आपके एग्जाम में कि भैया रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में डिफरेंस बता दो, वो तो एरर देगा ना, वहां से आपको पहचानना है ना, एरर आपको ठीक करना है। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन वर्ड्स के बाद हम यूज करते हैं, जैसे कि अक्विट, अवेल, रिकंसाइल, अम्यूज, रिजाइन, अवेंज, एक्सर्ट, अप्लाई, अडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड, अब्सेंट और एंजॉय। इनकी मीनिंग भी सुन लो। अक्विट का मतलब होता है बरी करना, है ना। अवेल का मतलब होता है लाभ उठाना, है ना। रिकंसाइल का मतलब होता है मेल मिलाप करना। अम्यूज का मतलब होता है मनोरंजन करना। रिजाइन का मतलब होता है इस्तीफा देना, है ना। रिजाइंड हिमसेल्फ, ही रिजाइंड हिमसेल्फ, यानी कि उसने अपने आप को उस पोजीशन से हटा दिया, है ना। इसलिए हम इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। क्लियर है। अवेंज आना होता है बदला लेना, रिवेंज का सिनोनिम है। एक्सर्ट मतलब प्रयास करना। अप्लाई मतलब लागू करना। अडेप्ट मतलब अपनाना, है ना। एडॉप्ट, एडेप्ट, ठीक है। एडजस्ट मतलब समायोजित करना। प्राइड मतलब गर्व करना। अब्सेंट मतलब अनुपस्थित रहना। और एंजॉय मतलब आनंद लेना। इन सब वर्ड्स के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं और इससे रिलेटेड एरर्स आते ही हैं, है ना। ये मेंस लेवल का एरर है ये। जैसे कि पहला सेंटेंस देखें हम, द ऑफिसर एक्विटेड, है ना। तो ऑफिसर ने अपने आप को क्या किया, उन सभी को उसने क्या किया, एक्विट किया, है ना, वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस, है ना। आया समझ में। सी हैज रिकंसाइल्ड हर सेल्फ, यानी कि उसने खुद को क्या किया, रिकंसाइल किया टू द डिमांड्स ऑफ हर इन लॉज। क्लियर है, यानी कि अपने ससुराल वालों की डिमांड से उसने खुद को क्या किया, रिकंसाइल किया। द स्टूडेंट एक्सर्ट देमसेल्फ, स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए देमसेल्व्स आया, है ना। ऐसे ही ऑफिसर्स प्लूरल था इसलिए देमसेल्व्स आया था। ठीक है, तो प्लूरल के साथ देमसेल्व्स आएगा। क्लियर है। अगर शी है तो हर सेल्फ, ही है तो हिम सेल्फ, मैं बता चुका हूँ, बार बार एक ही चीज नहीं बताई जाएगी। तो स्टूडेंट्स ने अपने आप को क्या किया, एक्सर्ट किया। ठीक है। यू विल हैव टू अप्लाई योर सेल्फ, यू के हिसाब से योर सेल्फ आया कि आप अपने आप को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इस टास्क में, है ना। होल हार्टेडली, यानी कि पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से, पूरे हृदय के साथ। ठीक है। आई आई प्राइड माई सेल्फ, है ना। अब प्राइड आप खुद के ऊपर करोगे ना, अगर आप कर रहे हो तो। अगर यू प्राइड तो योर सेल्फ, शी प्राइड हर सेल्फ। है समझ में। तो आई प्राइड माई सेल्फ ऑन बींग एबल टू वर्क स्मूथली अंडर प्रेशर टू, यानी कि मुझे अपने आप पे गर्व है भाई कि मैं इतने ज्यादा प्रेशर में भी एकदम स्मूथली, बड़ी आसानी से काम कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। क्लियर है। यू शुड अवेल योर सेल्फ, यानी कि अपने आप को आपको अवेल करना चाहिए ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, यानी कि इस अपॉर्चुनिटी का आपको लाभ उठाना चाहिए, है ना, खुद से। आया समझ में। इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, है ना, नोट कर लीजिएगा। एक बार में ये दिमाग में नहीं बैठेगा, है ना। 10 से 20 बार आपको ये वर्ड्स अपने नजरों से आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे गुजारने पड़ेंगे, तब आपको याद रहेगा कि अच्छा ये वर्ड थे, इनके साथ हम कर सकते हैं। और कॉमन सेंस से भी आप लोग इनको लर्न कर सकते हो, जैसे कि आई प्राइड माई सेल्फ, यानी कि हम खुद पे ही तो गर्व करेंगे। प्राइड ऑन बीइंग थोड़ी कर लेंगे, है ना, खुद पे करेंगे ना, वर्क पे थोड़ी ना हम प्राइड कर लेंगे। तो ऐसे भी आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं, है ना। जब आप बार बार ग्रामर के साथ यूज टू हो जाएंगे तो आप कॉमन सेंस से ग्रामर को क्या करने लगेंगे, सॉल्व करने लगेंगे। बट अभी तो आपको अगर आप फर्स्ट टाइम है, फ्रेशर है ना, न्यू लर्नर है, तो आपको तो ये रूल्स से आपको फ्रेंडली होना पड़ेगा। तो इनको रूल के फॉर्म में ही याद करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। बाद में आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे, है ना। अंदर से आपको अपने आप लगने लगेगा सिक्स सेंस से कि नहीं, ये तो ये ऐसा होना चाहिए। जैसे हिंदी में हमको पता चल जाता है ना कि इसके साथ ऐसा आना चाहिए। क्लियर है। कुछ याद रखने योग्य बातें हैं, है ना। हम एंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम यूज तो कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, जो वर्ब है वो कैसी होनी चाहिए, इंट्रांजिटिव फॉर्म में होनी चाहिए। यानी कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तभी यूज कर सकते हैं एंजॉय के साथ जब उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो। जैसे कि दे एंजॉयड द पार्टी, अब यहाँ पे द पार्टी क्या है, रिसीवर है इस चीज का, है ना, एंजॉयमेंट का। क्लियर है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर आप नहीं कर सकते। क्लियर है ना, किसका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग। लेकिन यहाँ पर देखो, दे एंजॉयड देमसेल्व्स ड्यूरिंग द वेकेशन, उन्होंने वेकेशन के दौरान, तो ये ऑब्जेक्ट तो है गाइस, लेकिन ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ड्यूरिंग यानी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। क्लियर है।
और इसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो वर्ब का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि वर्ब का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर है? इनट्रांजिटिव मतलब का अर्थ होता है विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी कि नो ऑब्जेक्ट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया। तो दे एंजॉयड देमसेल्व्स, तो एंजॉय के पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था, तो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को उसका क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, इसलिए दे एंजॉयड देमसेल्व्स। और ड्यूरिंग द वेकेशन, तो ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने बताया था ऑब्जेक्ट दो चीजों का होता है, एक तो वर्ब का और एक प्रपोजिशन का। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट है, इफ वी यूज एब्सेंट एज अ वर्ब, द वर्ब विल बी फॉलोड बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर हम एब्सेंट को, देखो एब्सेंट दो चीज होती है, एब्सेंट एक तो नाउन भी होता है, ठीक है, एब्सेंट क्या होता है गाइस, नाउन। और नाउन थोड़ी ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा, वो तो वर्ब लेती है। तो जब हम एब्सेंट को नाउन की तरह यूज करते हैं तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेंगे, और वर्ब की तरह जब हम यूज करते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे। जैसे कि ही वाज एब्सेंट, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ही के बारे में बताया गया है एक्स्ट्रा जानकारी की, वो एब्सेंट था, है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट कौन होता है, जो रिसीव करता है, और यहाँ पे रिसीवर तो कोई है नहीं ना, है ना। और दूसरी बात ये वॉज जो है लिंकिंग वर्ब है, सेंटेंस को लिंक करने का काम करिए, और लिंकिंग वर्ब का कभी ऑब्जेक्ट होता नहीं है। ऑब्जेक्ट किसका होता है, एक्शन वर्ब का, क्योंकि ऑब्जेक्ट वही होता है जो एक्शन को रिसीव करता है। समझ गए? तो यहाँ पे एब्सेंट जो है नाउन है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। मैंने आपको बताया था नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यूज किए जाते हैं, है ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावा। तो यहाँ पर हमने क्या किया गाइस, हमने यूज नहीं किया, क्या यूज नहीं किया गाइस, क्या हमने यूज नहीं किया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने यूज नहीं किया। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, ही के बाद absented जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना। तो यहाँ पर absent जो है सब्जेक्ट के जस्ट बाद आया है, यानी वर्ब के रूप में आया है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, इसलिए हम absent को वर्ब मानेंगे, और फिर उसके लिए हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे himself। क्लियर है? या फिर इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, किसने अपने आप को क्या कर लिया, absent कर लिया। क्लियर है? तो absent के साथ अगर वो वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, और अगर वो नाउन की तरह यूज हो रहा है तो हम उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। तो ये था रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 की हम बात करते हैं। डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद दीज वर्ड्स, कीप, स्टॉप, क्वालिटी, बाथ, मूव, रेस्ट और हाइड। इन वर्ड्स के साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना है। यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज, है ना। समझ में आया? तो देखो यहाँ पर कीप के साथ योर सेल्फ यूज नहीं होगा, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, योर सेल्फ को रिमूव कर देंगे। क्लियर है? तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा, यू शुड कीप अवे फ्रॉम बैड बॉयज, है ना। हमको बैड बॉयज से दूर रहना चाहिए। समझ में आई बात? हमको बैड बॉय से अपने आप को दूर करना चाहिए, ये गलत होगा। क्लियर है? हमको बैड बॉयज से दूर रहना है, तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को दूर कर ही लेंगे जब उनसे आप दूर रहेंगे, है ना। he did himself, he hid himself, यानी कि उसने अपने आप को छुपा लिया in the room। तो यहाँ पर himself नहीं आएगा, hid का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो he का ऑब्जेक्ट भी नहीं है, फिर भी himself नहीं आएगा, क्योंकि रूल कहता है hid के साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम यूज नहीं करते। यानी कि उसने अपने आप को छुपा लिया, हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम सिंपली बोल देंगे कि भाई उसने रूम में छुपा लिया। क्लियर है? मतलब वो रूम में छुप गया। तो यहाँ से आप हिमसेल्फ रिमूव कर देंगे, यहाँ से आप योर सेल्फ रिमूव कर देंगे। क्लियर है? रूल नंबर 3 है, डोंट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इफ नाउन और अ प्रोनाउन डज नॉट कम बिफोर इट। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पहले हम नाउन या प्रोनाउन को यूज करते हैं तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट के स्थान पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है तो वो सेंटेंस गलत होता है। जैसे हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, जनरल लैंग्वेज में हम क्या कह देते हैं, माई सेल्फ रमेश फ्रॉम दिल्ली, तो ये गलत होता है। ठीक है, माई सेल्फ रमेश क्या होता है भाई, वहां पर आएगा आई एम रमेश फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, मैं रमेश हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। ऐसे योर सेल्फ एंड ही रीच देयर इन टाइम, है ना, कि भैया तुम्हारी सेल्फ और तुम, मतलब वह पहुंच गया, तो ये तो गलत होगा ना। योर सेल्फ की जगह आपको यू यूज करना है, तो हो जाएगा यू एंड ही रीच देयर इन टाइम, यानी कि तुम और वो दोनों टाइम में पहुंच गए थे। क्लियर है? अब ये जो रूल नंबर 3 है ना, इसी को आप बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं।
अब यहाँ पर ये देखो एम्फेसाइज करने का काम करेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अब एम्फेसाइज करने का काम करेगा तो हम उसको एम्फेटिक प्रोनाउन बोल देंगे। जैसे आई है, नाउन या प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद अगर आ जाए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है। तो आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, अब वो जोर देकर कह रहा है कि हाँ भैया मैंने खुद ने ये वर्क किया है। आया समझ में? रोहित विल डू दिस वर्क फॉर माई सेल्फ। अब देखो फॉर यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हम सिंपल प्रोनाउन को बनाएंगे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, माई सेल्फ का। आया समझ में? हम रिफ्लेक्सिव फॉर्म को नहीं बनाएंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के स्थान पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? तो यहाँ पर हो जाएगा रोहित विल डू दिस वर्क फॉर मी, यानी कि रोहित मेरे लिए काम करेगा। क्लियर? यहाँ पे खत्म होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, जैसा कि आपको पता चल रहा है ये डिस्ट्रीब्यूट से बना है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना कोई भी चीज, है ना। तो जब हम, है ना, किसी चीज को बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, तो हम उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि हो गया ईच, है ना, एवरी, है ना, आइदर और नाइदर, ये सारे वर्ड है ना बांटने का काम करते हैं। देखो कैसे, जब हमको दो में से किसी एक चीज को हमको चूज करना होता है, अगर आपके पास दो ऑप्शन है और एक को चूज करना है तो आप आइदर का यूज करेंगे। जैसे कि ऐसे आइदर और नाइदर से आती है भाई एरर। कैसे आती है? आइदर ऑफ दीस, ऑप्शन में 3 दे दिया तो आपको करेक्ट करके वहां पे 2 करना है, 2 दिया है तो नो एरर में लगाना है। क्लियर है? तो आइदर ऑफ दीस, तो हमने आइदर यूज किया है स्टार्टिंग में, तो आइदर दो में से हमको चुनना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा टू फ्रेंड्स इज नॉटी, यानी कि उसके जो दोनों फ्रेंड्स हैं वो नॉटी है ना, मतलब प्रत्येक नॉटी है। ठीक है, आया समझ में? या फिर उनमें से कोई एक नॉटी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। आइदर ऑफ दीज, तो यहाँ पर भी टू हम यूज करेंगे। पेन इज रेड, यानी कि ये दो में से कोई एक पेन रेड है ना, ये दो फ्रेंड्स में से कोई एक फ्रेंड नॉटी है। क्लियर है? अब यहाँ पर हमने वन यूज कर लिया, वन ऑफ दीज, तो यहाँ पर टू नहीं आएगा, है ना, टू से ज्यादा चीजें के लिए हम वन यूज करते हैं। तो वन ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज नॉटी, है ना, तो ये तीन में से कोई एक फ्रेंड नॉटी है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, मतलब हमने एक को इंक्लूड कर लिया। और जब हमको किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है ना, यहाँ पे क्रॉस का मतलब है नॉट इंक्लूड। क्लियर है गाइस? इसका मतलब है नन हमने यूज किया, मतलब कोई भी इसमें शामिल नहीं है, तो नन ऑफ दीज, है ना, और टू नहीं आएगा, वरना यहाँ पर हमको नाइदर यूज करना पड़ता है। यहाँ पर आएगा फाइव, यानी कि टू से ज्यादा के लिए हम नन यूज करते हैं। तो नन ऑफ दीज फाइव फ्रेंड्स इज नॉटी, यानी कि पांचों में से कोई भी नॉटी नहीं है। क्लियर है? आइदर को हम दो में से एक के लिए यूज करते हैं, वन को हम दो से ज्यादा में से एक के लिए यूज करते हैं, नन को हम दो में से ज्यादा के लिए, किसी के लिए भी नहीं के लिए हम यूज करते हैं। रूल नंबर 2 कहता है नाइदर में जब हमको दो में से, दोनों को हमको क्या करना पड़ता है भाई? रिफ्यूज करना पड़ता है, दोनों को ड्रॉप करना पड़ता है। क्लियर है? तब हम नाइदर का यूज करते हैं, है ना। जैसे कि नाइदर ऑफ हिज, तो फोर हट जाएगा, टू यहाँ पर आएगा, क्योंकि नाइदर टू चीजों के लिए यूज होता है। तो नाइदर ऑफ हिज टू सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, यानी कि दोनों में से, यानी कि दोनों बेटों में से किसी ने उसकी देखभाल नहीं की बुढ़ापे में। लुक्ड आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है ना। चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ लुक आफ्टर की मीनिंग, ये नोट कर लेना, वो कैप भी मिल गई तुमको ग्रामर के साथ साथ। लुक आफ्टर का मतलब होता है भैया देखभाल करना। ठीक है, ये तो भात बन गया, को भाल कर देते हैं, देखभाल करना, है ना। तो उसके दो बेटे थे और दोनों में से किसी ने भी बेचारे की देखभाल नहीं की। ठीक है, अब नन, नन टू के लिए यूज नहीं होगा, टू से ज्यादा के लिए होगा, क्योंकि टू के लिए तो ना इधर आता है। तो नन ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, यानी कि चार बेटे थे और चारों ने उसकी देखभाल नहीं की। क्लियर है? ये था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना। होते तो बहुत सारे हैं, बट एरर जो होती है वो इन नाइदर और आइदर से ही बनती है, इसलिए मैंने सिर्फ दो आपको बताया, दोनों के यूज बताया। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की, है ना। रेसिप्रोकल का मतलब होता है आपस में संबंध होना, यानी कि अंतर संबंध होना। क्लियर है गाइस? अंतर संबंध, है ना। जैसे कि ईच अदर, वन अनदर, ये क्या करते हैं भैया? एक दूसरे से संबंध बताते हैं, इनको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल, आरपी का मतलब यहाँ रेसिप्रोकल प्रोनाउन शोज इंटर रिलेशन, और ये आपस में रिलेशन को व्यक्त करते हैं। तो रूल कहता है यूज ईच अदर फॉर टू पर्सन्स,
है ना, या किसी दो ऑब्जेक्ट के लिए आप ईच अदर यूज करेंगे, और वन अनदर अपन करेंगे मोर देन टू पर्सन के लिए, है ना। जैसे आइदर था, दो में से एक के लिए आता था, है ना, है ना, और दो से ज्यादा के लिए वन आता था। ऐसे ही वन अनदर दो से ज्यादा के लिए आएगा, और ईच अदर दो चीजों के लिए आएगा या दो लोगों के लिए आएगा। एग्जाम्पल से समझो, ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड ईच अदर आएगा या वन अनदर, है ना। ये आपको इम्प्रूवमेंट में भी देखने में मिल सकता है या एरर में भी आ सकता है। तो देखो यहाँ पर नी दिया है, और नी कितने होते हैं भैया, दो, यानी कि दो चीजों की बात हो रही है, तो ईच अदर की बात आएगी कि जो उसके नीज है यानी कि घुटने हैं, दोनों एक दूसरे से क्या होगा, नॉक होगा, यानी कि दोनों एक दूसरे में फंस गए या फिर टकरा गए, है ना, समझ में आया। तो यहाँ से वन अनदर हट जाएगा और ईच अदर को हम ले लेंगे भाई, क्योंकि दो की बात हो रही है। आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ, अब क्लास ट्वेल्थ में केवल दो स्टूडेंट तो नहीं रहे होंगे ना, दो से ज्यादा ही रहे होंगे, है ना गाइस, क्लियर है। तो मोर देन टू है, तो यहाँ पर हम ईच अदर को ड्रॉप करेंगे और वन अनदर को प्रेफर करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ बेड वन अनदर गुड बाय, यानी कि एक दूसरे को उन्होंने गुड बाय बोला। अगर सिर्फ दो लोग होते तो वहां पर हम ईच अदर यूज करते, क्लियर है। तो रेसिप्रोकल में केवल यही, इसी से हम हमारे एरर बनते हैं कि ईच अदर कहीं पे आ जाए तो दो लोगों के लिए प्रेफर करना है आपको, और वन अनदर दो से ज्यादा के लिए। आई होप क्लियर है। इसके बाद आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करने का काम करता है, संकेत करने का काम करता है, पॉइंट आउट करने का काम करता है। जैसे हिंदी में कैसे, वह एक लड़का है, वह एक बॉटल है, वह एक पेंसिल है ना, वह उसकी पेंसिल है, बात समझ में आ रही। तो ये जो वह है वो क्या कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। तो द प्रोनाउन दैट पॉइंट आउट और डिमॉन्स्ट्रेट अ पर्सन और ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल है दिस, दैट, दीज और दोज, सच और द सेम। ये सारी चीजें क्या करती है, पॉइंट आउट करती है। क्या करती है, पॉइंट। कैसे करती है, देख लो भाई। व्हेन व्हेन वी, यहाँ पर आएगा यूज दीज वर्ड्स बिफोर अ नाउन आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है ये भी बता देता हूँ। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर दीज, दैट, दोज, है ना, दीज, दिस, ये सारी चीजें आए तो वो प्रोनाउन होंगी। और नाउन के पहले आते हैं एडजेक्टिव, तो नाउन के पहले अगर यही वर्ड देखने को मिले तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं बस। जैसे कि देखो ये वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के स्थान पर दिस है, तो यहाँ पर दिस क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। आया समझ में, क्योंकि प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन के पहले यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन आएगा, और ये नाउन को क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा, उसकी विशेषता बताएगा। जैसे दिस बॉय, यानी कि यह लड़का। आया समझ में, तो ये नाउन है, नाउन के पहले आया इसलिए दिस यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देखो दिस सेम है, यहाँ पर केवल पोजीशन बदलने से उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल गया, बस मैं ये बताना चाह रहा था। ठीक है, ये बेसिक बात थी, बेसिक लेक्चर में भी आपको बताया था। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है जो एग्जाम में आती है, रूल्स। ठीक है, दिस जो है और दीज जो है वो पास की चीजों को बताने के लिए, कहाँ की चीजों को, पास की चीजों को बताने के लिए यूज करते हैं दिस और दीज का। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दिस जो है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है और दीज जो है वो प्लूरल के साथ यूज होता है। क्योंकि दिस जो है अपने आप में सिंगुलर है और दीज जो है अपने आप में प्लूरल है। आया समझ में, दिस का मतलब होता है यह, और दीज का मतलब होता है ये, मतलब बहुत सारे। तो दिस इज अ कैट, कैट एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर हमने दिस का यूज किया। आया समझ में, और वर्ब भी हमने सिंगुलरली, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर कैट्स कैसा है, प्लूरल है, तो हमने प्लूरल वर्ब भी लिया आर, और प्लूरल सब्जेक्ट भी लिया, तो दिस का दीज हो गया। आया समझ में। और कैट पास में थी, एक कैट है तो दिस इज कैट, यानी कि पास में एक कैट है तो दिस इज अ कैट, पास में बहुत सारी कैट है तो दीज आर कैट्स। क्लियर है गाइस। रूल नंबर टू, दैट और दोज एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये क्या करते हैं, फार फ्रॉम अस, यहाँ पे लिखा है फार जो कि छिप गया है, ठीक है। तो ये दूर की चीजों को बताते हैं, है ना। ये कौन सी चीजों को बता रहे थे, दिस और दिस पास की, ये दूर की चीजों को बता रहे हैं, सिंपल है। और दैट का प्लूरल दोज हो जाता है। अब यहाँ पर एक बुक है तो वर्ब इज आई है और हमने दैट यूज किया, बट बुक कहाँ है, दूर रखी है, तो हम ऐसा बोलेंगे। तो दैट का मतलब होता है वह, और है ना, यहाँ पर आएगा दोस, ओ आएगा गाइस, और इसका मतलब होता है वे, मतलब वह मेरी पुस्तक है। और दोज प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी,
और बुक्स तो प्लूरल था ही, उसके लिए हमने दोज लगाया है, क्योंकि नाउन के लिए प्रोनाउन आता है, तो बुक्स को देखकर हमें दोज लगाना है। क्लियर? आया समझ? आया समझ में? ओके। तो दोज आर माई बुक्स या दोज आर बुक्स, तो वे पुस्तक है, मतलब दूर है। आया समझ में? तो ये था डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। तीसरा रूल होता है टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ सिंगुलर नाउन। किसी सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हमको उसके स्थान पर दैट ऑफ का यूज करना पड़ता है। ठीक है? और अगर प्लूरल है, ठीक है, यहाँ पर आना चाहिए यार प्लूरल, तो हो जाएगा प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, तो पूरा रूल एक बार सुन लो क्या लिखा है। द टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ सिंगुलर नाउन, उसकी जगह हम दैट ऑफ यूज करेंगे। एंड फॉर प्लूरल प्रोनाउन, अगर यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन भी नहीं आएगा गाइस, प्लूरल नाउन आएगा। लगता है प्रूफ रीडिंग करानी पड़ेगी। तो प्लूरल नाउन अगर रिपीट होता है तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, दोज ऑफ इसकी जगह हम यूज करेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत पूछता है एसएससी में। ऐसा सेंटेंस दे देगा, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन मुंबई। जो पुणे का क्लाइमेट है वो मुंबई से बेटर है? हो ही नहीं सकता भाई, मुंबई के क्लाइमेट से बेटर होगा ना। क्लाइमेट की तुलना क्लाइमेट से होगी ना। पुणे के क्लाइमेट से भाई मुंबई की तुलना कैसे हो सकती? मुंबई के क्लाइमेट से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आना था? देन क्लाइमेट ऑफ मुंबई। क्लियर है? बट सेंस तो हमको मिल गया कंप्लीट सेंटेंस का, बट ये ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि हमको रिपीट नहीं करना है भाई। नाउन नाउन तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, क्लाइमेट ऑफ क्लाइमेट ऑफ। तो क्लाइमेट ऑफ को हम ओमिट करने के लिए वहां पर हम यूज करेंगे दैट ऑफ। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। आया समझ में? तो क्लाइमेट ऑफ की जगह हम दैट ऑफ का यूज करेंगे। क्लियर है गाइस? इंप्रूवमेंट में अगर आए तो दैट ऑफ मुंबई करना है, और अगर एरर में आए और स्लैश लगा है, मुंबई के बाद सी लिखा है, तो सी पार्ट में एरर कर देना है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो प्लूरल आ गया, द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर, देखो प्लूरल के लिए आर आ गया, यहाँ पे सिंगुलर था तो इज आया था। द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन मुंबई। तो जो दिल्ली की सड़कें हैं, जो गलियां हैं, वो मुंबई से चौड़ी है। पूरे मुंबई से कैसे चौड़ी हो जाएगी? मुंबई की गलियों से चौड़ी होगी ना। तो मुंबई के स्थान पर आना था स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, और हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए हम दोज ऑफ मुंबई का यूज करेंगे वहां पे। तो इसका मतलब हो जाएगा, द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई, यानी कि मुंबई की गलियों से वाइड है दिल्ली की गलियां। क्लियर है? ये फैक्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये सिर्फ एग्जाम्पल था। लड़ने मत लग जाना कि सर ने तो दिल्ली देखा ना मुंबई, है ना, और बताने लगे भैया पहले जाके देखो मुंबई की ज्यादा चौड़ी है। तो इस डिबेट में नहीं फंसना, ठीक है। मैं इस दुनिया में गलियां नापने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही आप लोग। चलो रूल नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। अगर हमको नाउन का, अगर हमको सिंगुलर काउंटेबल नाउन के हमको रिपीटेशन को रोकना है, तो हम वन का यूज भी कर सकते हैं, है ना। बहुत कम देखने को मिलता है, बट फिर भी आप जान लीजिए, है ना। समझ में आया? और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वन के स्थान पर हम वंस लगा देंगे। भैया ये होता है सिंगुलर, ये होता है प्लूरल, यहाँ मैं लिख देता हूँ। और कई जगह आपको ये अपस्ट्रॉफी एस भी दिखेगा भैया, है ना। तो ये होता है पजेसिव केस होता है। क्या होता है? पजेसिव केस। अपस्ट्रॉफी लग गया ना, यानी कि अधिकार को बताएगा। तीनों का सेंटेंस बताता हूँ। पहला सेंटेंस है, दिस इज द न्यू वर्जन बट दैट वन इज ओल्ड वन। तो यहाँ पर वर्जन के लिए वर्ड वन आया, ठीक है। तो ये सिंगुलर था वर्जन। अगर यहीं पर बुक्स है, देखो दीज आर न्यू बुक्स, ये नई बुक्स हैं, है ना। लेकिन वो वाली कैसी? पुरानी है, तो ओल्ड वंस आ जाएगा, है ना। तो ओल्ड बुक्स या ओल्ड वंस आ गया, तो ऐसे वन का भी यूज किया जाता है। अब पॉजेसिव केस बता दूं? चलो, वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स। तो भैया यहाँ पर वन क्या है? सब्जेक्ट। तो उसका पॉजेसिव केस हमने क्या किसको बनाया? वंस को बनाया, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, है ना। आया समझ में? यहाँ पे पेरेंट्स का संबंध बताया जा रहा है, यानी कि पोजीशन को या रिलेशन को बताया जा रहा है। तो आई होप आपको सारे रूल्स क्लियर होंगे। एक बार आप नोट्स बनाने के लिए एक बार और आप लेक्चर को रिपीट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, आते हैं एग्जाम में, है ना। अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं गाइस, तो आपका प्रोनाउन से आने वाला, इन प्रोनाउन से आने वाला कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
अब बचे हुए जो प्रोनाउंस है वो हम आगे की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, है ना। और उसके बाद एक और क्लास में लगाऊंगा जिसमें मैं नाउन प्रोनाउन से रिलेटेड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताऊंगा। जैसे नाउन में मैंने बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना, कि कुछ नाउन्स जो है पहले से प्लूरल होते हैं पर दिखते सिंगुलर है, तो ये वाली वर्ब आएगी। ऐसी नाउन के साथ भी कहानी है वर्ब से रिलेटेड, तो हम फोर्थ लेक्चर में कवर करेंगे और उसको एक ही क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो इस प्रकार हमारा जो प्रोनाउन है वो भी 4 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज, ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें, है ना। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल की वोकेबलरी की क्लास में। ठीक है, टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।